15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के एक छोटे से द्वीप रामेश्वरम में एक साधारण सी मुस्लिम फैमिली में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसने देश का इतिहास बदल दिया। उसका नाम रखा गया और फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। पिता का नाम जैनुलाब्दीन जो एक साधारण नाविक थे जो कि रामेश्वरम में आने वाले तीर्थयात्रियों को धनुषकोडी और रामेश्वरम द्वीप के बीच समुद्र पार कराते थे। इनकी माँ आशी अम्मा जो कि एक साधारण गृहिणी थी। खराब फाइनेंशियल कंडीशन के कारण छोटे से कलाम सुबह अखबार बांटा करते थे ताकि अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सके। दिन भर स्कूल और रात को काम, फिर भी चेहरे की मुस्कान कभी जाती नहीं थी। बचपन से ही इन्हें उड़ने वाली चीजों में बहुत इंटरेस्ट था। आसमान में उड़ते पंछी, एरोप्लेन्स। छोटा सा ये बच्चा आसमान में उड़ने की चाह रखता था। शांत, जिज्ञासु और मेहनती होने के कारण स्कूल में अपने टीचर्स के फेवरेट हुआ करते थे। लेकिन स्कूल में एक दिन एक नया टीचर आया। तब अब्दुल कलाम आगे के बेंच पर अपने सबसे अच्छे मित्र रामानंद शास्त्री जो कि एक ब्राह्मण परिवार से थे उसके साथ बैठा करते थे। उस अध्यापक ने कलाम से बड़े ही कठोर शब्द में कहा कि तुम पीछे के बेंच पर जाकर बैठ जाओ। छोटे से अब्दुल कलाम वहां से उठ के पीछे के बेंच पर जाकर बैठ गए। लेकिन इस घटना ने उनके मन पर बहुत गहरा असर डाला था। स्कूल के बाद इन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की और फिर MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया। MIT में एडमिशन होने के कारण वो बहुत खुश थे। लेकिन वहाँ एक नई चुनौती सामने आई। पैसों की कमी के कारण वो MIT की फीस नहीं भर पा रहे थे। उनकी बहन जोहरा जिसने अपने गहने गिरवी रखकर उनकी फीस भरी। यह इनके जीवन का भावनात्मक अध्याय था। लेकिन दिक्कतें अभी खत्म नहीं हुई थी। अब्दुल कलाम को MIT में एक प्लेन बनाने का प्रोजेक्ट मिला। लेकिन उनके अध्यापक को कलाम का प्रोजेक्ट कुछ खास नहीं लगा। कलाम ने उनसे प्रोजेक्ट फिर से बनाने के लिए 1 महीने का समय मांगा। लेकिन कठोर अध्यापक ने उन्हें सिर्फ 3 दिन का ही समय दिया और साथ ही में एक शर्त भी रखी कि अगर तुम 3 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाते तो तुम्हारी स्कॉलरशिप रद्द की जाएगी। कलाम ने 3 दिन लगातार बिना कुछ खाए बिना सोए ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और यह पल उनकी जिंदगी का एक मोड़ बन गया। उस दिन अब्दुल कलाम ने सीखा अनुशासन, जिम्मेदारी और दृढ़ता सफलता की असली चाबी है। 1958 में कलाम ने इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए फॉर्म भरा जो कि उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था। तब इंडियन एयरफोर्स में सिर्फ 8 ही वैकेंसी थी और उस टेस्ट में अब्दुल कलाम का 9th रैंक आया था जहाँ की पहले के सिर्फ 8 ही लोगों को चुना गया। फिर अब्दुल कलाम ने DRDO ज्वाइन किया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और यहीं से उनकी साइंटिस्ट बनने की जर्नी स्टार्ट हुई। 1962 अब्दुल कलाम को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला और वहाँ उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर सतीश धवन जो कि एक महान साइंटिस्ट थे। भारत उस समय अपने पहले साउंडिंग रॉकेट की तैयारी कर रहा था। अब्दुल कलाम और उनके कुछ साथियों को एडवांस टेक्नोलॉजी सीखने के लिए नासा भेजा गया। अब्दुल कलाम के इंटेलिजेंस को देख के नासा ने उन्हें इसरो से 5 गुना ज्यादा सैलरी में नासा में काम करने का ऑफर दिया। लेकिन देशभक्ति और प्रामाणिकता के राह पे चलते हुए अब्दुल कलाम ने ये ऑफर ठुकरा दिया। अब्दुल कलाम ने नासा में सीखा कि रॉकेट बनाया कैसे जाता है और उसे अंतरिक्ष में भेजा कैसे जाता है। इसी के आधार पर भारत ने 21 नवंबर 1963 को केरल के तुम्बा में अपना पहला साउंडिंग रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किया और इससे शुरुआत हुई इंडियन स्पेस मिशन चैप्टर की। भारत के इस पहले रॉकेट लॉन्च के दौरान इसरो के पास कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं था, इसीलिए रॉकेट के पार्ट्स, फ्यूल और बाकी सामान साइकिल और बैलगाड़ी पर ले जाया गया। अब्दुल कलाम और उनकी टीम के पास कोई भी ऑफिस नहीं था, इसीलिए तुम्बा का सेंट मैरी चर्च भारत का पहला रॉकेट लॉन्च कंट्रोल रूम बना और वहाँ के जो फादर थे उनका घर इनका ऑफिस बना। बाद में कलाम को SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। इसका मिशन था भारत के पहले सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजना। तब इसरो के पास बहुत ही कम फंडिंग हुआ करती थी और दिक्कत ये हुई कि भारत का पहला परीक्षण असफल रहा। रॉकेट लॉन्च के सेकेंड स्टेज में आने वाली गड़बड़ी के कारण रॉकेट बंगाल की खाड़ी में जा गिरा और इसी के साथ कलाम और उनकी टीम का हौसला टूट चुका था। मीडिया इस असफलता का कारण जानना चाहती थी, लेकिन कलाम के गुरु सतीश धवन ने असफलता का बोझ खुद पर उठाते हुए बोला कि हम कुछ ही दिनों में वापस एक रॉकेट लॉन्च करेंगे। और कुछ साल बाद 18 जुलाई 1980 में कलाम और उनकी टीम द्वारा रोहिणी सैटेलाइट को सक्सेसफुली ऑर्बिट में सेटल किया और इस स्पेस कंपटीशन में दुनिया के केवल 6 ही देश थे और इसी के साथ भारत छठा देश बना। इन्हीं की वजह से हमने 2013 में मंगलयान जो कि 8 रुपए पर किलोमीटर से भी कम खर्चे में सक्सेसफुल बनाया। 1982 अब्दुल कलाम DRDO लौटे और उन्हें इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेड बनाया गया और अपनी लीडरशिप में इन्होंने भारत को अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसे खतरनाक मिसाइलें बनाकर दी जो कि आज भी भारत की ताकत है। अब्दुल कलाम कहा करते थे, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। 1998 तक कुछ ही देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और चाइना उनमें से एक हुआ करता था। अंदर ही अंदर चाइना पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स देता था। भारत को सक्षम बनने के लिए न्यूक्लियर पावर बनना बहुत जरूरी था और उसी समय कलाम ने नेतृत्व किया पोखरण 2 यानी द्वितीय परमाणु परीक्षण का। भारत ने पूरी दुनिया के खिलाफ जाते हुए यह परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया और इसी के साथ भारत एक न्यूक्लियर पावर बना और अब्दुल कलाम मिसाइल मैन।
अब्दुल कलाम को अन्य जीवों से बहुत लगाव था। एक मुस्लिम होते हुए भी वो एक वेजिटेरियन थे। 2002 अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। जब ये राष्ट्रपति भवन रहने के लिए पहुंचे तो उनके पास सिर्फ 2 ही बैग्स थी, जिसमें उनके 2 जोड़ी कपड़े और बहुत सारी किताबें थी। अब्दुल कलाम इतने प्रामाणिक थे, एक समय इनके रिलेटिव्स इनको मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन गए और 8 दिन तक वही रहे और उस वक्त उनका जो भी खर्चा हुआ वो अब्दुल कलाम ने अपने सैलरी से दिया। बाद में इन्होंने विंग्स ऑफ फायर, इग्निटेड माइंड्स, इंडिया 2020 और टर्निंग पॉइंट जैसे किताबें लिखी। 27 जुलाई 2015 वो IIM शिलांगना में क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ विषय पर लेक्चर दे रहे थे। मंच पर बोलते हुए अचानक से गिर पड़े और यह महान आत्मा सदा के लिए मौन हो गई। उन्होंने कहा था, इफ आई डाई आई वांट टू डाई व्हाइल टीचिंग। इन्होंने हमें सिखाया, गरीबी कमजोरी नहीं प्रेरणा है, असफलता अंत नहीं शुरुआत है। अच्छा लीडर वही है जो जीत का श्रेय दूसरों को दे और असफलता का बोझ खुद उठाए। और अपने सपनों को सिर्फ देखो मत, उन्हें जियो। और हमारे देश को इन्हीं लोगों की बहुत जरूरत है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो $1 बिलियन हार्ट रतन टाटा नहीं देखा होगा तो अब भी जाकर देख लो और ऐसे ही महान लोगों से इंस्पायर होने के लिए हमें फॉलो कर लो।